और अब हम वीडियो के आखिरी पार्ट पे आ जाते हैं जहाँ शिवाजी महाराज अब छत्रपति शिवाजी महाराज बनने जा रहे हैं, उनके राज्याभिषेक की कहानी डिटेल में। तो 1674 का साल था। रायगढ़ का जो किला था वहाँ पे सब तरफ की पूरी सजावट थी, ध्वजाएं लहरा रही थी, नगाड़े बज रहे थे और जय शिवाजी जय भवानी का उद्घोष हर तरफ हो रहा था। ये कोई साधारण अवसर नहीं था। बहुत इतने इतने सेंचुरीज तक इस्लाम का और इनका टॉर्चर देखने के बाद जब एक दिख रहा है एक धार्मिक शासन और एक वीर योद्धा अब अपने असली मुकाम पे पहुंच के एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट एक राज्य और एक अपने राजा बनने की घोषणा कर रहा है, तो ये बहुत छोटी बात नहीं थी। लगभग बहुत सारे एरियाज से लोग आए थे, सारे मतलब हिंदू एरियाज के तो बहुत सारे, मराठा सेनापति से लेकर राजपूत, इवन मुस्लिम सल्तनत और मुगल, ये से भी बहुत लोगों को इनविटेशन था। और इस समारोह को करवाने के लिए बनारस से स्पेशली लोगों को बुलाया गया था ब्राह्मण। एक गागा भट्ट नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान थे और पूरी तरह से धर्मशास्त्रों के अनुसार ये अभिषेक कराया गया। 6 दिनों की सेरेमनी थी और धर्मो रक्षति रक्षता का यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है। और छत्रपति इसका मतलब है राज छत्र का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द रॉयल अम्ब्रेला। मतलब कि ये जो राजा बन रहा है छत्रपति, ये सारे जो प्रजा है इसको अपने अम्ब्रेला के अंदर, मतलब कि अपने संरक्षण में इनको रखेगा और इनको न्याय और संरक्षण का छत्र इन सब के ऊपर फैलाएगा। तो ये इस छत्रपति का मतलब है। और बहुत सारे अनुष्ठान हुए इन 6 दिनों में। कुछ मौजी बंधन, फिर एक तुला महोत्सव का सेरेमनी था जिसमें कि अपने वजन के बराबर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दान की। कुछ के वजन के बराबर सोना, चांदी, अनाज, अब एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं पता, अपने वजन के बराबर सोना तो मैं भी पता नहीं क्या यानी, पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दान की। और छठा दिन जो था वो सबसे भव्य था और सब पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हुए थे वहाँ पे। ब्रिटिश भी आपको पता है जहांगीर के टाइम से ही है, तो ब्रिटिश जो बॉम्बे वगैरह में थोड़ा सा उनका प्रेजेंस था, उनके भी एक दूत मतलब कि आए थे। बेसिकली हर राजा अपना एक वहाँ पे अपना कॉरेस्पॉन्डेंट भेजा था कि अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए। तो हेनरी ऑक्सेंटन लिखते हैं कि ऐसा भव्य दृश्य और ऐसा भव्य समारोह भारत में शायद ही पहले कभी देखा गया हो। सोने चांदी से जड़ा हुआ सिंहासन, शाही वस्त्रों में सजे हुए सरदार और सैनिक सेनापति, सुनहरे छत्र और श्वेत चांदनी के नीचे बैठे शिवाजी महाराज। मतलब सोने का एक तरह से रॉयल अम्ब्रेला क्या देख लो, उसको सोने का मतलब डेकोरेट करके बनाया हुआ था। और वो बोल रहे थे ऐसे कि इट्स लाइक हेवेंस हैव डिसेंडेड ऑन अर्थ, मतलब बहुत एक ग्लोरियस सा सेरेमनी हुआ। और सारे इसके ग्लोरी इवेंट्स और इसके सेरेमनीज ये सब को हटा दें तो भी इस राज्य अभिषेक के बहुत डीप मीनिंग्स थे और इसलिए मैंने इसको एक अलग सेक्शन में देना ज़रूरी समझा, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ये ईयर भी नहीं बताएंगे कि 1674 में छत्रपति बने थे या क्यों छत्रपति बने थे। बहुत लोग जो मराठा के बाहर हैं वो सोचते हैं कि क्यों मराठी लोग इतना अपसेट हो जाते हैं कि अगर सिर्फ शिवाजी बोल दिया, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें नहीं पुकारते हैं तो ये बहुत डीप मीनिंग था इसका। ये सिर्फ एक ताज पहनाने का या एक पोजीशन ले लेने का ऐसा नहीं था, बल्कि ये एक घोषणा थी कि अब हम स्वतंत्र हो रहे हैं। स्वतंत्रता की घोषणा थी, स्वाभिमान की, स्वराज्य की, कि वी आर अ सॉवरेन रीजन नाउ, कि अब हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। और शिवाजी इज अ सॉवरेन, मतलब एक रूलर जो खुद से किसी के अंडर में नहीं है उसको सॉवरेन बोलते हैं। अभी तक क्या थे, जो छोटे रूलर्स थे वो किसी का मानते थे कि हम आपके अंडर में हैं। शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत के सेवक थे और जो दोनों सल्तनत या 3-4 जो मेन सल्तनत चलती थी, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, कुतुब शाह इत्यादि, ये सारे मुगलों के अंडर अपने आप को मानते थे। उन्होंने कभी उनको सीधी चुनौती नहीं दी। पर जब शिवाजी छत्रपति का ताज पहनते हैं तो वो डिक्लेयर करते हैं कि वो एक सोवेरेन है, कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट था इस जो राज्याभिषेक था इसका। और इसके बाद जो पॉलिटिक्स है वहाँ की, इकोनॉमिक्स, इस पे भी इसका इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि जो मंत्री परिषद था तो वो भी धर्मशास्त्रों के अनुसार उन्होंने फिर से अष्टप्रधान का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। और जैसे अकबर के नवरत्न थे, हमारे यहाँ अष्टप्रधान या शास्त्रों के हिसाब से जैसे बताया गया है, उस परिषद की स्थापना की। मंत्री, सेनापति, सचिव, नायक सबको धार्मिक शपथ लेकर नियुक्त किया गया कि धर्म के अनुसार प्रतिज्ञा लेकर कि प्रजा की रक्षा करूंगा इत्यादि। और शिवाजी ने भी खुद शपथ ली कि धर्म के अनुसार मैं प्रजा की रक्षा करूंगा, मंदिरों का पुनर्निर्माण करूंगा, संरक्षण करूंगा।
और सब तरफ एक तरह से उद्घोष उठ उठा। इसी के कारण अर्थव्यवस्था भी अब उनकी स्वतंत्र है, मतलब जो स्वतंत्रता की घोषणा की, सॉवरेनिटी की, तो अब ये अपने नाम से सिक्के जारी कर सकते थे। तो इनके दो मेन सिक्के थे, जो कॉपर कॉइन्स थे उसको शिवराय बोलते हैं, और स्वर्ण गोल्डन कॉइन्स जो थे उसको होर्ण बोलते हैं, स्वर्ण मुद्रा। उसमें राजा शिव छत्रपति ऐसे अंकित था। तो मराठा एक छोटा मोटा राज्य, एक छोटा सा रीजन ऐसा नहीं था, एक पूर्ण साम्राज्य भी बन चुका था। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका प्रभाव सिर्फ कोई पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक और मानसिक भी था। कि सेंचुरी से, सदियों से जो पराधीन थे हिंदू, मतलब दूसरों के शासन में, बाहरियों के शासन में, इस्लामियों के शासन में, उनके हृदय में फिर से एक आशा का भाव जगा कि हाँ, हम खुद भी अपना शासन ला सकते हैं। फिर से एक गौरव की भावना जागी। लोगों को विश्वास हुआ कि हमारी संस्कृति, हमारी भूमि, हमारा धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता। वरना अगर उस टाइम पे समझ लो, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो हो सकता है आज हमारा जो धर्म है इस तरह से ये भी ना बचा होता। क्योंकि आप देख रहे हो 1669 के फरमान के बाद वहाँ पे सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हो गए, और नॉर्थ में अभी भी आपको कोई पुराना टेम्पल नहीं मिलता, या हम इसीलिए अपने कल्चर से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे सारे बड़े टेम्पल्स ही टूट चुके हैं। यहाँ पे साउथ में देखो तो बहुत सारे टेम्पल्स फिर भी बचे हुए हैं, पर इनमें इस तरह के राजाओं का, विजयनगर का, शिवाजी महाराज, इनका काफ़ी रोल था। और उन्होंने एक ऐसी ज्योति जलाई, एक ऐसी रे ऑफ होप जगाया, ऐसी लाइट, और उनके ही जनरेशन्स और उनके ही लोग में बहुत सारे बड़े सरदार और ऐसे बढ़ते हुए बहुत सारे बने, जिसमें आगे चल के रानी लक्ष्मीबाई भी अगर कहो तो वो मराठों के ही ग्रुप से निकली। रानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने काशी विश्वनाथ फिर से बनवाया, जो अभी आप काशी विश्वनाथ देखते हो गोल्डन डोम के साथ जो ट्रायंगल शेप का ऊंचा, वो अहिल्याबाई होलकर ने बनाया है अराउंड 1800s में, ज़्यादा पुराना नहीं है वो, 150-200 साल। जो ओरिजिनल काशी विश्वनाथ है उसके ऊपर तो ज्ञानवापी बना हुआ है जो 1669 में औरंगजेब ने तोड़ के बनाया। तो ये जो होप है ये उनको जगाए रखी है। और इवन आप देखोगे जो मैंने सावरकर का वीडियो बनाया था, या बाल गंगाधर तिलक, सब लोग इस शिवाजी से बहुत प्रेरणा लेते हैं। और ख़ास करके बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इनका जो सेलिब्रेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज का, ये महाराष्ट्र में बहुत ज़ोर शोर से चालू किया ताकि लोगों में ये एनर्जी का भाव जगाया जा सके। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस दिन रायगढ़ की उस पहाड़ी पे सिर्फ एक राजा का, एक छत्रपति का राज्याभिषेक नहीं हुआ था, बल्कि एक स्वाधीन भारत के विचार का जन्म भी हुआ था। और इसके साथ मैं ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा, पर जो कहानी है वो यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके आगे मराठा साम्राज्य का और विस्तार होगा, लेकिन उससे पहले कुछ संघर्ष के वर्ष मिलेंगे, क्योंकि 1680 में मात्र 50 वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद औरंगज़ेब के सामने इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। पर धीरे 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 जो मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी वो अपने जेनिथ तक, अपने अल्ट तक पहुँचेगा। पूरे साउथ से लेके इवन अटॉक, जो कि अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान में, और बंगाल से लेके गुजरात तक जो छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत है वो गूंजने वाली है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड्स में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करें, अपने जैसे जो लोग को ये अच्छा लगे उनको शेयर करें, खास करके यंग स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करें। हिस्ट्री बुक्स में काफ़ी मिसिंग है, हालांकि अभी क्लास 8 का हिस्ट्री बुक सुधारा गया है, उसमें थोड़े से सुधार हुए हैं, बट फिर भी सही फैक्ट्स जानने के लिए सही जगह पे आना, सही चैनल पे आना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैनल पे हम हमेशा ये कोशिश रखेंगे भारत का सच्चा इतिहास जानने की, और वो इतिहास जो हमें गौरव सिखा सके, ना कि बस ग्लानि और अब बस अपनी गलतियाँ ये सब ना दिखाए। तो गौरव के जो क्षण है उनको भी हम एंजॉय करें। तो बस इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।